प्यारे बच्चों, इंटर परीक्षा 2022 का सेकेंड टर्म एग्जाम का मॉडल प्रश्न पत्र जारी हो गया है। इकोनॉमिक्स मॉडल प्रश्न पत्र 4, जिसमें हम लोग पहले पार्ट के वीडियो में अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को देख चुके हैं। आज हम लोग सेकेंड पार्ट के वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के उत्तर को जानेंगे। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। और सब सेट, जो सेट 1 है, सेट 2, सेट 3 का वीडियो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से देख सकते हैं। साथ ही आपको इकोनॉमिक्स प्लस ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप लोग नोट्स को भी देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को परिभाषित करें। माल सूची। माल सूची एक लेखांकन शब्द को कहते हैं जो माल को संदर्भित करता है जो बिक्री के लिए तैयार किए जाने के विभिन्न चरणों में बनाए जाते हैं। जैसे पहला तैयार माल जो बिकने के लिए उपलब्ध हो, दूसरा कार्य में प्रगति बनने की प्रक्रिया जिसको हम लोग बोल सकते हैं, और तीसरा कच्चे माल जिसमें तैयार माल का उत्पादन करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला माल। माल सूची आमतौर पर सबसे बड़ी वर्तमान संपत्ति होती है जिसे अगले वर्ष के भीतर बेचने की उम्मीद की जाती है, जो माल एक कंपनी के पास होता है। मतलब जो भी उपभोक्ताओं द्वारा डिमांड किया जाता है उसके पूर्ति के लिए जो हम लोग योजना बनाते हैं, माल का सूची जो तैयार करते हैं, वो माल सूची कहलाता है। अगला क्वेश्चन है ब्याज। तो किन्स के अनुसार ब्याज वह कीमत है जो धन की नकद के रूप में रखने की इच्छा तथा प्राप्त नकदी की मात्रा में समानता स्थापित करती है। किसी निश्चित अवधि के लिए तरलता के त्याग का पुरस्कार ही ब्याज है। मतलब यदि हम किसी को 10,000 रुपया उधार देते हैं और बदले में उससे 200 रुपया ब्याज लेते हैं, तो 10,000 और 200 रुपया मेरा, तो हम जो उतना दिन मुद्रा का त्याग किए, धन का त्याग किए, उसके बदले जो हमको पुरस्कार मिलेगा वही ब्याज कहलाता है। निवल निवेश। निवल निवेश, यहाँ निवेश होगा। निवल निवेश किसी अवधि विशेष में पूंजी निर्माण पर हुए कुल व्यय में से वर्तमान पूंजी की घिसावट एवं प्रतिस्थापन की राशि को घटाने के बाद जो शेष रहता है वह निवल निवेश कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय मापने की व्यय विधि का वर्णन कीजिए। तो राष्ट्रीय आय का माप उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि द्वारा होता है। तो इसमें हम लोग को क्वेश्चन में व्यय विधि का व्याख्या करने के लिए बोल रहा है, तो इसका आंसर है राष्ट्रीय आय व्यय बिंदु पर भी मापी जा सकती है। इस विधि में हम पहले बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद मापते हैं, जो कि उपभोग और निवेश हेतु अंतिम उत्पादों पर होने वाला व्यय है। इसमें से हम स्थिर पूंजी का उपभोग और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटाकर और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़कर राष्ट्रीय आय प्राप्त करते हैं। उपभोग पर अंतिम व्यय का वर्गीकरण हम लोग करते हैं। पहला परिवार उपभोग व्यय और दूसरा समान सरकार उपभोग व्यय में किया जाता है। दूसरा है निवेश व्यय, दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला आर्थिक क्षेत्र के अंदर निवेश और दूसरा आर्थिक क्षेत्र के बाहर निवेश। तीसरा, इस विधि के निम्नलिखित चरण है। क्या है कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के अंतिम उत्पादों पर होने वाले निम्नलिखित व्यय का अनुमान लगाएं। जिसमें है निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय और सकल घरेलू पूंजी निर्माण, और लास्ट है शुद्ध निर्यात। उपरोक्त सभी क्षेत्रों के अंतिम उत्पादों पर होने वाले व्यय को जोड़ने से हमें बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात होता है। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में से स्थिर पूंजी का उपभोग और अप्रत्यक्ष कर घटाकर तथा आर्थिक सहायता जोड़कर साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात होता है। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद का फॉर्मूला है, तो साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस स्थिर पूंजी का उपभोग माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस आर्थिक सहायता। अब साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पादों में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़ने पर साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात होता है। तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का फॉर्मूला बनेगा बराबर साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय।
अंतिम व्यय विधि मापने में सावधानियां। क्या क्या सावधानी आवश्यक है? तो पहला है मध्यवर्ती उत्पादों में होने वाले व्यय को शामिल ना करें ताकि व्यय की दोहरी गणना से बचे, केवल अंतिम उत्पादों पर होने वाले व्यय को शामिल करें। दूसरा है उपहार, दान, कर, छात्रवृत्ति आदि के रूप में होने वाले व्यय अंतिम उत्पादों पर होने वाला व्यय नहीं है, ये हस्तांतरित व्यय है जिन्हें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करना चाहिए। मतलब बिना काम किए हुए जो पैसा मिलता है उसको हम लोग राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। तीसरा है पुरानी वस्तुओं के खरीदने पर होने वाला व्यय शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ये वस्तुएं पहली बार खरीदी गई तब इन पर किया गया व्यय शामिल पहले हो चुका था। अब अगला क्वेश्चन है मुद्रा गुणक क्या है, इसका मूल्य का निर्धारण कैसे होता है? तो मुद्रा गुणक से अभिप्राय उस संख्या से जिससे यह ज्ञात होता है कि उच्च शक्तिशाली मुद्रा में परिवर्तन होने पर मुद्रा की पूर्ति में कितनी गुना परिवर्तन होगा। मुद्रा गुणक का फॉर्मूला है मुद्रा गुणक बराबर m/h, जहाँ m है आपका मुद्रा की पूर्ति और h है आपका शक्तिशाली मुद्रा। तो 23 जून 1998 में डॉक्टर Y.V. रेड्डी की अध्यक्षता में गठित कार्यदल ने मुद्रा आपूर्ति के संकेतों M1, M2, M3, M4 की सिफारिश की। M1 क्या है? तो जनता के पास करेंसी, नोट तथा सिक्के प्लस बैंकों की मांग जमाएं जिसमें चालू और बचत खातों की जमा रहेगा और प्लस रिजर्व बैंकों के पास अन्य जमाएं। M2 क्या है? तो M1 प्लस घरों की बचत बैंक जमाएं। और M3 क्या है? तो M1 प्लस बैंकों की सावधि जमाएं, मतलब जो फिक्स कराते हैं पैसा। M4 क्या है? तो M3 प्लस डाकघर की कुल जमाएं। मुद्रा की पूर्ति मुद्रा अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्धारित की जाती है। मुद्रा गुणक के दो निर्धारक तत्व हैं, व्यावसायिक बैंकों की जमा राशि तथा लोगों द्वारा रखी जाने वाले मुद्रा की मात्रा। तो इसका हम लोग सूत्र बनाएंगे M बराबर D+C। M हो गया मुद्रा की मात्रा, D हो गया बैंकों की मांग जमा राशि और C हो गया लोगों के पास मुद्रा की मात्रा। अब शक्तिशाली मुद्रा 3 तत्वों से निर्धारित होती है। लोगों द्वारा नगद मुद्रा की मांग जिसको हम लोग C बोलेंगे, बैंकों द्वारा रिजर्व अनुपात की मांग जिसको RR बोलेंगे, एवं बैंकों द्वारा अतिरिक्त रिजर्व की मांग जिसको हम लोग ER बोलेंगे। इसका सूत्र हो जाएगा H बराबर C प्लस RR प्लस ER। समीकरण मेरा 1 है, M बराबर D+C, और ये समीकरण 2 है। दोनों का क्या करेंगे? अनुपात निकाल देंगे, मतलब M/H कर देंगे तो बराबर हो जाएगा इसका मान D+C, बट्टा में लिख देंगे C प्लस RR बट्टा ER। अब दाहिनी ओर अंश और हर में D से भाग लगा देंगे तो मेरा हो जाएगा M/H बराबर D/D प्लस C/D, फिर बट्टा C/D प्लस RR/D प्लस ER/D। अब भागा लगाएं तो D कट के 1 बचा और C/D मेरा बन जाएगा CR। उसी तरह C/D CR लिखेंगे, RR/D को RR छोटा r लिखेंगे, प्लस ER/D को हम लोग ER छोटा r लिखेंगे। यहाँ पर सब बता दिए। ये DKS जो लिखा वो गलत है, इसको यहाँ नहीं लिखिएगा, तथा ER/D बराबर हो जाएगा ER छोटा r। ये वाला नहीं होगा, DKS नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। बैंक दर क्या है? बैंक दर मुद्रा की पूर्ति को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो बैंक दर केंद्रीय बैंक द्वारा व्यावसायिक बैंकों को जो मुद्रा उधार दिया जाता है वो बैंक दर होता है। व्यावसायिक बैंक जो पैसा केंद्रीय बैंक से लेते हैं वो बैंक दर के माध्यम से लेते हैं, बैंक दर चुका के लेते हैं। तो बैंक दर ब्याज की वह न्यूनतम दर है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता होने के कारण वाणिज्य बैंकों को ऋण देने के लिए तैयार होता है। बैंक दर के बढ़ने से ब्याज की दर बढ़ती है। अब ऊंचा बैंक दर पर अगर व्यावसायिक बैंक पैसा लेते हैं तो वह व्यापारियों को ब्याज दर बढ़ाकर फिर पैसा उन लोग को देते हैं। बैंक दर के बढ़ने से ब्याज दर बढ़ती है तथा ऋण महंगा होता है। इसके फलस्वरूप साख की मांग कम हो जाती है। अब मान लीजिए हमको ब्याज ज़्यादा भरना पड़ रहा है तो आदमी सोच समझ के फिर उधार लेगा पैसा बैंक से। इसके विपरीत बैंक दर कम करने पर वाणिज्य बैंकों द्वारा अपने उधारकर्ताओं के लिए जाने वाले ब्याज की बाजार दर कम हो जाती है, अर्थात साख ऋण सस्ती हो जाती है, जिसके फलस्वरूप साख की मांग बढ़ जाती है। अब अगर बैंक दर कम होगा तो व्यापारियों को कम ब्याज पर फिर व्यावसायिक बैंक पैसा देंगे, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा मुद्रा उधार लेकर इन्वेस्टमेंट करेंगे। मुद्रा स्फीति के समय जब साख का संकुचन जरूरी होता है
तब केंद्रीय बैंक महंगी साख नीति को अपनाता है। मतलब जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति होता है, मतलब वस्तुओं का दाम जब बढ़ा हुआ रहता है तो बाजार से पैसा कम करने के लिए केंद्रीय बैंक बैंक दर को बढ़ा देता है। अब स्फीति के समय जब साख का विस्तार करना जरूरी होता है तब केंद्रीय बैंक सस्ती साख नीति को अपनाता है। बैंक दर नीति की सफलता निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती। पहला है ऋणों के लिए वाणिज्य बैंकों की केंद्रीय बैंक पर निर्भरता का अंश। यदि वाणिज्य बैंकों के पास अपने फालतू फंड ग्राहकों की उधार की जरूरत पूरी करने के लिए काफ़ी है तो उनकी केंद्रीय बैंक पर निर्भरता बहुत कम होगी। दूसरा पॉइंट है वाणिज्य बैंकों की केंद्रीय बैंक से फंड्स की मांग की संवेदनशीलता का अंश। बाजार की दशाओं को देखते हुए वाणिज्य बैंक बैंक दर में छोटी सी वृद्धि या कमी के प्रति यदि संवेदनशील नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में बैंक दर की नीति को विशेष सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। मतलब बैंक दर का सफलता है सो वाणिज्य बैंक पर ही निर्भर करेगा। तीसरा है मुद्रा बाजार में ब्याज दर का ढांचा। यदि बाजार में गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं अपनी ब्याज दर में उसी प्रकार परिवर्तन कर दे जैसा कि केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों से आशा करता है तो बैंक दर की नीति सफल नहीं हो पाएगी। अगला पॉइंट है बाजार में समुचित फंड्स की पूर्ति। इसका डिटेल है बैंक दर की नीति तब भी सफल नहीं होगी यदि बैंकिंग साधनों की अपेक्षा गैर बैंकिंग फंड्स के साधन अधिक महत्व रखते हैं। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है यदि किसी अर्थव्यवस्था के लिए उपभोग फलन C बराबर 50 + 0.4 y है तो स्वायत्त निवेश में 100 करोड़ रुपए की वृद्धि से संतुलन आय में होने वाली वृद्धि की गणना कीजिए। तो उपभोग फलन का फॉर्मूला हो जाएगा, उपभोग फलन कितना दिया, C बराबर 50 + 0.4 y। स्वायत्त निवेश जिसको हम लोग IA बोलेंगे, मतलब स्वायत्त निवेश बराबर कितना दिया मेरा 100 करोड़, तो 100 करोड़ लिख दिए। संतुलन का फॉर्मूला होता है y बराबर C + I। यहाँ y हो गया आय, C हो गया उपभोग व्यय और I हो गया निवेश व्यय। तो यहाँ मान बैठा देंगे y का y बराबर C का मान यहाँ दिया हुआ है, प्लस का प्लस लिख देंगे, I का मान दिया हुआ है 100 लिख दिए। अब क्या करेंगे, सेम साइन वाले को एक साइड लेंगे। अब ये 0.4 y को उठा के बराबर के इधर लेगा तो हो जाएगा y - 0.4 y बराबर, और ये प्लस साइन वाले को जोड़ देंगे तो 100 और 50 जोड़ देंगे तो 150 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 1 y है, ये 0.4 y है तो इसको इसमें घटा देंगे तो मेरा हो जाएगा 0.6 y। कैसे घटाएंगे, जैसे 1 में 0.4 को घटा देंगे तो यहाँ घट जाएगा। तो यहाँ 10 में 6 गया तो 10 में 4 गया तो 6 और यहाँ 0 तो 0.6 हो गया। अब 0.6 y बराबर 150, तो y का मान जो लिख लेगा मेरा, y क्या है I, तो y बराबर हो जाएगा 150 बट्टा 0.6। तो 150 भागा 0.6, अब भागा 0.6 से देंगे तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब इसको इससे काट देंगे तो 250 में कट जाएगा तो मेरा 250 करोड़ आय ज्ञात हो गया। तो बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंदों को मिल सके। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, बाय बाय।